से पूछूंगी। स्वाभिमान से जीने के लिए पढ़ाई करो, शिक्षा ही इंसानों का सच्चा आभूषण है। तो आइए हम देख रहे थे टीएसपीएससी एग्जाम 2025 सिलेक्शन टेस्ट में मॉक टेस्ट आज हम 18 देखेंगे, जिनमें हम हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। और ये जो है टीएसपीएससी एग्जाम के साथ साथ अन्य एग्जाम के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो कल हमने कुछ 50 प्रश्नों तक कर लिया था, उसके आगे का जो है हम इसको इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो आज भी हम कुछ 25 प्रश्नों को देखेंगे। तो 51 प्रश्न पूछता है कि भारतेंदु का खड़ी बोली के रचित कविताओं का संग्रह जो है किस नाम से प्रसिद्ध है। तो खड़ी बोली के बारे में बताना, कौन सी इनकी जो रचना है वह खड़ी बोली की कविताओं के संग्रह के अंतर्गत है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा इसमें प्रसिद्ध जो है काव्य यानी कविता संग्रह, फूलों का गुच्छा, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग या फिर प्रेम माधुरी, तीन में कौन सी जो है रचनाएं जो खड़ी बोली से संबंधित है। तो देखते हैं इसका उत्तर। देखते हैं 51 का जो सही उत्तर क्या है। तो 51 का सही उत्तर पहला वाला सही है, यानी कि ए क्या है। तो फूलों का गुच्छा जो है वह जो है खड़ी बोली के अंतर्गत कविताओं के संग्रह से लिया गया है। यानी फूलों का गुच्छा जो है खड़ी बोली के अंतर्गत भारतेंदु जी ने लिखा है। और इसके अलावा खड़ी बोली के अलावा एक और इनकी जो रचना है जो कि खड़ी बोली में ही लिखी गई है। तो कौन सा है, एक फूलों का गुच्छा है। और देखा जाए तो एक दशरथ विलाप भी जो है खड़ी बोली के अंतर्गत जो है रचनाएं लिखी गई। फूलों का गुच्छा और दशरथ विलाप जो है खड़ी बोली के अंतर्गत लिखी। और ये जो प्रेम तरंग, प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, यह भी जो है भारतेंदु जी की ही रचनाएं हैं। इनकी कुछ रचनाएं जो मानी जाती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो रचनाएं मानी जाती है काव्य संग्रह कुल 70 मानी जाती है। अगर संख्या पूछा जाए तो कुल काव्य संग्रह कुल कितने हैं, तो जो है 70 इनके कुल काव्य संग्रह हैं, जिनमें से प्रेम मालिका है, प्रेम सरोवर है और वर्षा विनोद है और जो है प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत, इस तरह से इनके कुछ प्रमुख रचनाएं। तो जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी आधुनिक साहित्य का पितामह भी कहा जाता है। तो 51 का सही उत्तर ए वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं। 52 प्रश्न बोल रहा है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है। वामन, मम्मट, महिमभट्ट, आनंदवर्धन। तो ये जो है कुछ जो है पाश्चात्य काव्य शास्त्र से प्रश्न लिए गए हैं। तो काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का जो शुभारंभ, इसकी शुरुआत करने वाले कौन है। तो 52 का सही उत्तर कौन है। तो इसका भी जो ऑप्शन है पहला वाला ही सही, यानी कि ए अर्थात वामन है। काव्य के जो अर्थ वैज्ञानिक का विवेचन करने वाले की जो शुरुआत किसने की, तो आचार्य वामन ने किया है। तो 52 का सही उत्तर जो है वामन है। और वामन को पूछा जाए तो ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। कौन, तो आचार्य वामन किस संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, किसका प्रतिपादन करते हैं, तो रीति संप्रदाय का जो है प्रतिपादन करते हैं। तो 52 का सही उत्तर ए। अगला प्रश्न देखते हैं 53 है कि आचार्य शुक्ल का निबंध संग्रह चिंतामणि सर्वप्रथम किस नाम से प्रकाशित हुआ है। तो विचार कोश, तो विचारमणि, विचारमणि या विचार वीथी। तो रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछ रहा है, जो कि एक प्रमुख आलोचना साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इनका जो एक निबंध है चिंतामणि, उन्हीं का पूछा है कि सर्वप्रथम ये किस नाम से पहले प्रकाशित होता था। यानी जो चिंतामणि इनका जो निबंध संग्रह वो पहले किस नाम से बताया गया है। तो इसका सही उत्तर क्या है। 53 का जो सही उत्तर है वह डी वाला, यानी कि विचार वीथी जो है चिंतामणि को सर्वप्रथम नाम से प्रकाशित किया गया। पहले इसका नाम क्या था, तो विचार वीथी, बाद में इसका नाम चिंतामणि जो है निबंध संग्रह रखा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला उत्तर सही होगा। 53 का सही उत्तर डी है। अगर देखा जाए जो चिंतामणि है सर्वप्रथम विचार विथि से नाम किया गया। अगर पूछा जाए कब किया गया विचार विथि से, तो इसका जो प्रकाशन हुआ था 1930 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था। विचार विथि निबंध संग्रह का प्रकाशन 1930 में किया गया था। 1930 में 1930 में इसका जो है प्रकाशन किया गया था। अगर पूछा जाए कि चिंतामणि जो है ये कितने भागों में जो है विभाजित है, कितने भाग में बांटे गए, तो 3 भागों में लिखे गए। कितने भाग में, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और जो तीसरे भाग का पूछा जाए इसका संपादन करने वाले कौन है, तो नामवर सिंह जी हैं। तो इस तरह से आचार्य शुक्ल के प्रमुख निबंध कुछ याद कर लेते हैं, जैसे भाव या मनोविकार, उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा, ग्लानि, इस तरह से इनके कुछ प्रमुख जो है निबंध हैं। जैसे घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कविता क्या है, और इस तरह से इनके कुछ जो है निबंध संग्रह के अंतर्गत आते हैं। साधारणीकरण भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। साधारणीकरण का जो शब्द का प्रयोग भी आचार्य शुक्ल जी करते हैं। तो सही उत्तर 53 का प्रश्न के हिसाब से डी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 54 प्रश्न पूछता है कि रिक्शा शब्द जो है किस भाषा का है। तो रिक्शा शब्द किस भाषा के अंतर्गत आता है, अंग्रेजी, तुर्की, उर्दू या फिर जापानी। तो 54 का सही उत्तर क्या है, तो इसका सही उत्तर डी है, यानी कि जापानी। रिक्शा शब्द कैसा है, तो एक जापानी शब्द आता है। जापानी भाषा जो है एक अन्य शब्द को झम्पान भी कहते हैं। जापानी भाषा के एक अन्य नाम, एक अतिरिक्त नाम, उसको झम्पान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो झम्पान भी इसको जो है कहते हैं। ये जो है विदेशी शब्दों में पढ़े लिखे लोगों के शब्दावली में जो है अंग्रेजी कुछ ज़्यादा शब्द आ जाते हैं, तो इस तरह से जो है साधारण लोग जो है, जनता लोग जो है इस तरह से नाम पुकारने लगते हैं। तो इसलिए इसको जो है इस तरह से नाम बताए जाते हैं। जैसे कोर्ट है, अस्पताल है, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, तो ऐसे जो है ये विदेशी शब्द से लिए गए हैं। तो रिक्शा कैसा एक विदेशी शब्द यानी जापानी शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है काव्य संप्रदायों का सही विकास
विकास क्रम क्या होगा? तो सही क्रम पूछा है कि काव्य संप्रदाय सबसे पहले कौन सा काव्य संप्रदाय है, तो उसका जो है क्रम बताना है। 55 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 55 का सही उत्तर हम देखेंगे तो ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी जो है काव्य संप्रदाय का जो सही रूप से क्रम दिया है, यानी पहले रस आया, फिर उसके बाद अलंकार, फिर रीति, फिर वक्रोक्ति, फिर ध्वनि, फिर अंतिम में जो है औचित्य संप्रदाय आया। तो इस तरह से सही उत्तर क्या है? बी वाला। अगर देखा जाए रीति संप्रदाय की स्थापना किसने की? अरे रस संप्रदाय की स्थापना पहले कौन करता है? तो भरत मुनि करते हैं। अलंकार संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं? तो अलंकार संप्रदाय की स्थापना कौन करते हैं? प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो आचार्य भामा माने जाते हैं। रीति कौन माने जाते हैं? रीति के जो माने जाते हैं वामन, आचार्य वामन जो है इस संप्रदाय के संस्थापक माने जाते हैं। और वक्रोक्ति का पूछा जाए तो कौन माने जाते हैं? तो कुंतक जी माने जाते हैं। ध्वनि के कौन माने जाते हैं? तो ध्वनि संप्रदाय के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो आनंद वर्धन जी माने जाते हैं। और औचित्य संप्रदाय के जो है प्रतिपादक कौन माने जाते हैं? तो क्षेमेंद्र माने जाते हैं, क्षेमेंद्र। तो इस तरह से यह जो है सही विकास का क्रम दिया गया है और इसके हमने अभी जो है प्रतिपादकों के नाम भी बताए। तो 55 का सही उत्तर बी वाला होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 56 पूछा कि उत्तर आधुनिक चिंतन की एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या है? तो किसके बारे में पूछा? उत्तर आधुनिक चिंतन जो है उसकी एक निष्पत्ति निम्नलिखित में से क्या निकलता है? एकार्थता, स्वार्थता, अनेकार्थता या फिर अर्थ निरपेक्षता। तो 56 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? 56 का सही उत्तर जो है वह होगा डी वाला उत्तर सही होगा। डी वाला मतलब कि अर्थ निरपेक्षता होगा, यानी उत्तर आधुनिक चिंतन की एक जो निष्पत्ति निकलती है वो अर्थ निरपेक्षता निकलती है। तो 56 का सही उत्तर डी वाला है। आगे देखते हैं। प्रश्न है कि अनुचित लतावपि सरागेव भवति यूनाम दृष्टि, यह जो सुक्ति दिया गया, यह उक्ति जो है यह किस ग्रंथ से संबंध रखती है? नीति दर्शक से, कादम्बरी, शुकनासोपदेश, उत्तरम चतुर, यह सब वासवदत्तम। तो इसका जो सही उत्तर क्या है? 57 का जो सही उत्तर क्या है? तो कादम्बरी यानी शुकनासोपदेश से ये जो है उक्ति लिया गया। और ये कादम्बरी लिखने वाले कौन है? तो बाण भट्ट जी हैं। कौन है कादम्बरी लिखने वाले? इसके जो है ग्रंथकार कौन है? तो बाण भट्ट जी हैं। तो सही उत्तर ये जो उक्ति किससे ली गई? तो कादम्बरी शुकनासोपदेश से लिया गया। आगे देखते हैं। 58 प्रश्न है कि उत्कृष्ट जागृत प्राप्त वरात्रित बोधत, यह किस उपनिषद का जो है मंत्र है? कठ का, प्रश्न का, छांदोग्य या फिर मुंडक का। तो यह जो है किस उपनिषद का ये मंत्र लिया गया है? तो किस उपनिषद के अंतर्गत आएगा? 58 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो ए है, यानी कि कठ से लिया गया। जो उपनिषद का जो है कठ, ये जो है उक्ति उससे लिया गया, यानी कठ से। आगे देखते हैं। 58 प्रश्न हो गया। 58 के बाद देखते हैं 59 प्रश्न पूछ रहा है कि विधि क्या है? विधि क्या है? एक वृत्ति है, अभिनय, संधि या फिर रूपक है? तो विधि पूछ रहा है कि विधि क्या होता है? तो 59 का सही उत्तर क्या होगा? तो डी, यानी विधि क्या है? एक रूपक के अंतर्गत आता है। विधि शब्द क्या है? एक रूपक आता है, जो कि पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित प्रश्न है। तो विधि का सही उत्तर क्या है? डी, यानी कि रूपक। अगला प्रश्न देखते हैं। सतह से उठता आदमी किस विधा से लिया गया? काव्य से, नाटक से, कहानी से, फिर नाट्य काव्य से। तो सतह से उठता आदमी ये कौन सी विधा से लिया गया है? तो 60 का सही उत्तर हम देखेंगे तो बी वाला, यानी कि कहानी है। सतह से उठता आदमी किस विधा से लिया गया? तो एक कहानी है यह। तो और पूछा जाए सतह से उठता आदमी किसका है? तो ये मुक्ति बोध जी की जो है कहानी विधा है। किसकी है? तो मुक्ति बोध जी की है। मुक्ति बोध जी की एक कहानी के रूप में जाना जाता है, जिसका नाम है सतह से उठता आदमी। मुक्ति बोध जी की कुछ अन्य प्रमुख कहानी है, जैसे विपात्र है, और विपात्र एक इनकी प्रमुख कहानी है। इसके अलावा इनकी कुछ रचनाएं जैसे चांद का मुंह टेढ़ा, भूरी भूरी खाक धूल, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, जो कि एक लंबी कविता के अंतर्गत आता है, भूल गलती, तार सप्तक के कवि के रूप में भी जाने जाते हैं, जो कि मुक्तिबोध का पूरा नाम पूछा जाए तो गजानन माधव मुक्तिबोध इनका पूरा नाम है। कामायनी एक पुनर्विचार भी जो है, उनको एक पुनर्विचार करते हैं, तो यह भी इनकी रचना है। भारतीय इतिहास, संस्कृति, नई कविता का आत्मसंघर्ष, इस तरह से इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं। एक रचना है जो कि निबंध संग्रह के अंतर्गत आता है, जो है कि एक साहित्य की डायरी थी। ये कुछ प्रमुख इनकी रचनाएं हैं। किसका? तो मुक्ति बोध जी का। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। 61 प्रश्न है कि हे प्रभु में, प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? कौन सी संधि के बारे में पूछ रहा है? तो वृद्धि है, गुण है, दीर्घ या संप्रासरण है? तो 61 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 61 का सही उत्तर डी है, यानी कि संप्रसारण है। क्या है इसमें? संप्रसारण। जो प्रभु शब्द लिखा गया है ये कैसी विधि है? तो ये संप्रसारण विधि है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। 62 प्रश्न है कि किराता जूनियम के प्रत्येक स्वर का अंतिम पद क्या होता है? यानी किराता जूनियम में जितने भी सर्ग उसका अंतिम पद कैसा होता है? लक्ष्मी होता है, शिव होता है, विभु होता है या फिर श्री होता है? तो 62 का सही उत्तर इनमें से क्या है? 62 का 62 का सही उत्तर ए है, यानी कि अंतिम पद जो होता है वह लक्ष्मी होता है। 62 का सही उत्तर है, यानी किराता जूनियम के प्रत्येक स्वर का जो अंतिम पद वो कैसा होता है? तो लक्ष्मी होता है। और ये किराता जूनियम लिखने वाले कौन है? तो महाकवि भारवी जी ने जो है ये इस रचना को लिखा। इस ग्रंथ को लिखने वाले कौन है? तो महाकवि भारवी जी, जो कि एक संस्कृत साहित्य के रत्नों में से एक माने जाते हैं। और यह जो महाकाव्य है, यानी किराता जूनियम जो महाकाव्य है, यह बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है। बृहत्त्रयी के
प्रथम रत्न के अंतर्गत जो है इसकी रचना करते हैं। और भारवी जो महाकवि भारवी जो है वह संस्कृत काव्य में रीति शैली के जन्मदाता के रूप में भी जाने जाते हैं। और ये जो है ग्रंथ के आरंभ में जो श्री जो है श्लोकों का प्रयोग करते हैं और अंतिम में जो है क्या करते हैं, लक्ष्मी का जो है अंतिम में प्रयोग करते हैं। शुरुआत में श्री और अंतिम में लक्ष्मी शब्द का जो है शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से 62 का सही उत्तर ए है। आगे देखते हैं 63 प्रश्न पूछा कि वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या होगा, वीर है, रौद्र है, श्रृंगार या फिर शांत है। तो 63 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो वेड़ी संहार नाटक का जो अंगिरस क्या है, तो ए है यानी कि वीर रस है। वेड़ी संहार नाटक का अंगिरस क्या है, तो वीर रस है। और इसके रचनाकार कौन है, तो इसके रचनाकार अगर पूछा जाए वेड़ी संहार के रचनाकार इसके ग्रंथकार कौन है, तो भट्ट नारायण जी हैं। और इसका अंगिरस क्या है, कौन सा इसमें रसों का प्रयोग किया गया, तो वीर रस का प्रयोग किया गया। और इस नाटक में जो है वेड़ी संहार जो है भट्ट नारायण जी का है। इस नाटक में जो अंक बताए गए तो कुल 6 अंक बताए गए। कितने अंक है, तो कुल 6 अंक बताए गए, जिसमें भीम के द्वारा जो है द्रौपदी का वेड़ी संहार किया जाता है, यानी कि वेड़ी को संवारने या बांधने का। वेड़ी मतलब जो उनके केश होते हैं, द्रौपदी जी ने जो शपथ संकल्प लेती है तो उसी को वेड़ी को यानी बालों को संवारने का या बांधने का जो है संकल्प लेती है। तो इसी चीज़ का इसमें वर्णन होता है वेड़ी संहार में। और लिखने वाले कौन है, तो भट्ट नारायण जी है। कुल अंक कितने प्रयोग किए गए, तो 6 अंकों का इसमें प्रयोग होता है। और इसमें पूछा जाए कि इसमें नायक मुख्य रूप से नायक कौन माने जाते हैं, तो भीम है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 64 है कि सहसा विदति न क्रियाम, इस सुक्ति में युक्त रचना कौन सी है। तो ये जो सुक्ति लिखा गया सहसा विदति न क्रियाम, ये सुक्ति किससे है, शिशुपाल वध से, नैष्ठि चरितम से, किराता जूनियम से या फिर कुमार संभवम से। तो 64 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है, सहसा विदति न क्रियाम। तो यह जो सुक्ति है किससे लिया गया, तो किराता जूर्नियम से लिया गया। किससे लिया गया ये सुक्ति, तो किराता जूर्नियम से लिया गया। अभी बताएं कि इसके रचनाकार कौन है, इसके ग्रंथकार कौन है, तो महाकवि भारवी जी हैं। और ये भारवी जी का बोला जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रिय श्लोक है कौन सा, तो सहसा विदति न क्रियाम। ये भारवी जी का सबसे ज़्यादा प्रिय श्लोक है। और इसे इन्होंने अपने शयन कक्ष में लगाकर भी रखा था, यानी कि इतना प्रिय था कि वो अपने शयन कक्ष में भी लगा के रखते थे। और जो है कि इसमें जो है अपनी पत्नी की आवश्यकता के लिए उन्हें एक वणिक से कुछ जो है ऋण लेना पड़ता है और धरोहर के रूप में उन्हें जो है ऐसा कहना पड़ता है कि सहसा विदति न क्रियाम जो है श्लोक लिख देते हैं। तो इस तरह से जो है इस सुक्ति का प्रयोग होता है। और इनका अगर पूछा जाए कि भारवी जी का पूछा जाए कि इनका जो सही से यानी वास्तविक शुरुआत नाम क्या था, मूल नाम, इनका जो शुरुआत नाम था वो दामोदर जी था। अगर पूछा जाए कि भारवी जी का वास्तविक नाम क्या है, तो मूल नाम तो दामोदर जी था। और जो भारवी इनको उपनाम दिया गया था, उपाधि दी गई थी या उपनाम बोल सकते थे, इनका मूल नाम जो है दामोदर जी है। अगला प्रश्न देखते हैं 64 का सही उत्तर बी। अगला प्रश्न 65 पूछा है कि गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह में संकलित है, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप या फिर आंधी। तो 65 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा, जो गुंडा कहानी है किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी की कहानी विधा से लिया गया। ये पूछा कौन से कहानी संग्रह में ये संकलित है, तो 65 का सही उत्तर क्या है, तो ए वाला यानी कि इंद्रजाल कहानी में यह संग्रह किया। तो जो गुंडा कहानी है यह इंद्रजाल कहानी संग्रह से संकलित किया गया और किसका है, तो जयशंकर प्रसाद जी का यह। इनकी कुछ कहानियाँ याद कर लेते हैं, जैसे आकाशदीप है, पुरस्कार है, ममता है, और जो है कि प्रतिध्वनि है, सालवती, मधुआ, इंद्रजाल, इनके कुछ कहानी संग्रह है। तो इस तरह से ये जो है इनकी कुछ प्रमुख कहानी संग्रह है। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखते हैं 66 66 प्रश्न पूछा है कि आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण का वैशिष्ट क्या है, यानी जो ब वर्ण आता है स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत जो ब वर्ण है इसका विशिष्टता क्या है, यानी इसका जो उच्चारण किस रूप से प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इसका वर्णन के बारे में पूछा कि ब वर्ण कैसा है, तो ABCD में से सही उत्तर कौन सा है, तो 66 का 66 का सही उत्तर बी वाला है, यानी कि द्वष्ट, यानी ओष्ठ तो है ही, साथ में द्वयोष्ठ है, यानी कि दो प्रकार के जो है आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से ब वर्ण द्वयोष्ठ है, और जो है स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरानुनासिक है। तो इस तरह से ये जो है ब जो इस तरह से बोला जाने कंठ, तालु और ओष्ठ के स्पर्श से बोले जाने वाले को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से कम श्वास निकले उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। और ध्वनि की दृष्टि से बोल सकते हैं व्यंजन के वर्णों को उच्चारण करने में जो स्वर तंत्रियाँ झंकृत होती है उन्हें जो है झंकृत होती है उसे घोष कहते हैं। तो ब उच्चारण द्योष्ठ है, स्पर्श है, अल्प प्राण है, घोर और निरानुनासिक है। तो सही उत्तर 66 का बी वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 67 प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किए गए, व्याकरण ग्रंथ के रूप में कौन प्रतिष्ठित किए गए, राउलवेल, वर्णरत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या कुवलय माला। तो जो यानी कि पूछा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन है जो व्याकरण ग्रंथ से संबंध रखता है। तो 67 का सही उत्तर इनमें से क्या है, तो 67 का इसमें से सही उत्तर जो है बी वाला सही है, यानी उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है यह व्याकरण ग्रंथ के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है, यानी व्याकरण ग्रंथ से संबंधित है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। तो 67 का सही उत्तर क्या है, बी वाला। उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखने वाले कौन है, तो पंडित दामोदर मिश्र है। पंडित दामोदर मिश्र जो है इस व्याकरण ग्रंथ को लिखने वाले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 68 प्रश्न पूछ रहा है कि कामर्ता ही प्रकृति कृपाणवश्य तना
तनाचेतनेषु, यह पंक्ति जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? तो यह जो है उक्ति जो है किस ग्रंथ से लिया गया है? नीति दशक से, मेघदूत से, श्रृंगार शतकम से या रघुवंशम से? तो 68 का 59 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो इसका सही उत्तर हम देखेंगे मेघदूत से ही जो लिया गया है। 68 का सही उत्तर क्या है? मेघदूत से, यानी कामता प्रकृति कृपण तनाचेतनेषु, यह जो उक्ति लिया गया है यह जो है मेघदूत ग्रंथ से लिया गया। और ये किसका है ग्रंथ? तो यह कालिदास जी का है। किसका है? तो कालिदास जी का यह ग्रंथ है। आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 69 कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा भाव जो है वाक्य है, यानी कौन सा जो भाव है वाक्य है? सहगृह गतवान, तेन गृह गतम, सहगृह अगच्छत, तेन गृह गतानि। तो सही उत्तर इसमें क्या है? 69 का सही उत्तर इनमें से कौन सा है? तो ए वाला बिल्कुल सही, यानी कि जो कौन सा भाव है? तो सहगृहम गतवान, सहगृहम गतवान जो है भाव वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न 70 प्रश्न पूछा है कि दुह धातु के लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का इनमें कौन सा रूप होगा? क्षोधी, दुग्धसी, दोही या फिर दुहसी? तो 70 का सही उत्तर क्या होगा? तो दो धातु का पूछ रहा है, तो 70 का इनमें से देखेंगे सही उत्तर इनमें से क्या है? तो ए वाला बिल्कुल सही, यानी क्षोधी है। क्षोधी, दो धातु की लट लगाकर प्रथम पुरुष एक वचन में जो इसका रूप चलेगा वो क्या है? क्षोधी है। और ये जो दो धातु के लट लगा के परस्मय पद मध्यम पुरुष के एक वचन के रूप में जो है क्षोधी शब्द का प्रयोग होगा। और ये दो धातु जो है लट लगा के आत्मने पद के प्रथम पुरुष एक वचन का पूछा जाए तो क्षोधे होगा। आत्मने पद में पूछा जाए क्षोधे होगा, और जो है परस्मय पद में पूछा जाए तो क्या होगा? क्षोधी होगा। आगे चलते हैं। 70 प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। 71 प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित शब्द में नए तत्पुरुष समास इनमें से कौन है? नए तत्पुरुष समास रोग मुक्त, अभाव, राजपुरुष या फिर पुत्र हितम। तो इनमें से नए तत्पुरुष समास इनमें से कौन सा है? ये जो है नए तत्पुरुष समास होता है, संस्कृत में जो तत्पुरुष समास में प्रयोग होता है, यानी संस्कृत में जो समास प्रयोग होते हैं तो उनमें से एक नए तत्पुरुष समास का भी एक भेद होता है संस्कृत के अंतर्गत। तो इसमें पूछा है कि 71 में कि नए तत्पुरुष समास में कौन सा विकल्प होगा? तो 71 का सही उत्तर इनमें से होगा सी, यानी कि अभाव होगा। नए तत्पुरुष समास में से कौन है? तो अभाव। तो अभाव क्या हो जाएगा? एक नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। जो है रोग मुक्त जो पूछा है, रोग मुक्त यह किस तरह का समास है? तो रोग मुक्त जो है यह तत्पुरुष समास है। और तत्पुरुष समास में बोल सकते हैं कि यह जो है अपदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा, यानी रोग से मुक्त, यानी रोग से अलग होना। तो अपदान तत्पुरुष समास के अंतर्गत रोग मुक्त आएगा। अगर राजपुरुष पूछा जाए तो ये कौन सा समास होगा? तो यह भी तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास, यानी राजा का पुरुष, तो जो है संबंध तत्पुरुष समास होगा। अगर डी वाला पूछा है कि पुत्र हितम में कौन सा समास होगा? तो यह भी तत्पुरुष होगा। कौन सा तत्पुरुष? तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा, यानी पुत्र के लिए हित में, यानी पुत्र के हित में जो प्रयोग किया जाए पुत्र के लिए, वह संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। किंतु जो अभाव अ लग गया है तो यह नए तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 72 है कि सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक के नाम बताना कौन है? कौन सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक? 72 का सही उत्तर इनमें से क्या है? तो 72 का सही उत्तर डी, यानी कि नीलाभ है। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन माने जाते हैं? तो नीलाभ। अगला प्रश्न देखते हैं। 73 प्रश्न है कि बाढ़ का पर्यायवाची बताइए कि बाढ़ शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? है उर्वी, अर्ची या फिर आशुग? तो 73 का सही उत्तर इनमें क्या होगा? तो डी होगा, यानी कि जो आशुग है वह बाढ़ का पर्यायवाची होता है। बाढ़ का पर्यायवाची क्या होगा? आशुग होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 74 पूछ रहा है कि वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? वाणिक छंद में दो छंद जो होते हैं वो एक मात्रिक छंद होते हैं और वाणिक छंद होते हैं, एक अर्धमात्रिक। इस तरह से वाणिक छंद में पूछा है किसका विचार किया जाता है? वर्णों का, वर्ण का, मात्रा का, मात्रा वर्ण का, वर्ण की गुरुता का। तो किसका जो है वाणिक छंदों में प्रयोग किया जाता है? तो 74 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 74 का जो सही उत्तर होगा वाणिक छंदों में किसका विचार होता है? तो वर्णों का ही विचार किया जाता है। और मात्रिक छंद में मात्रा का जो है मात्रिक छंद में मात्रा का विचार का प्रयोग होता है। तो वाणिक छंद का पूछा है तो वर्णों का होगा। तो अगर पूछा जाए कि छंद क्या होता है, तो छंद जो होता है वह लय, विराम, तुक, मात्रा, वर्ण आदि के नियमों से बधी हुई जो पंक्तियां होती हैं उसी को छंद के अंतर्गत लिखते हैं, तो उसी को हम छंद कहते हैं। यानी कि जहाँ पर रुकना हुआ थोड़ा जो तुक के साथ हम पढ़ते हैं, मात्राओं का, वर्णों का, जब ये सब नियम चीज़ें दिखाई देती हैं तो वह छंद के अंतर्गत आती है। और जिन छंदों में पहचान के लिए वर्ण के क्रमों का विचार किया जाए उसे जो है वाणिक छंद कहते हैं। तो अगर पूछा जाए जिनमें मात्राओं का विचार किया उसे मात्रिक छंद कहते हैं। तो इस तरह से जो छंद वाणिक मात्रा के मुख्य रूप से दो छंद माने जाते हैं। तो वाणिक छंद में किसका विचार होता है? ए, वर्णों का। अगला प्रश्न देखते हैं। पूछा है 75, ये अंतिम प्रश्न होगा। पूछा निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? तो ये संस्कृत में कुछ जो है अनुवाद है। पूछा कौन सा वाक्य इनमें से शुद्ध है? तो 75 का सही उत्तर इनमें से क्या होगा? तो 75 का जो सही उत्तर इनमें से जो है 75 का इसमें सही उत्तर होगा सी वाला होगा, यानी मार्तु नीलेते कृष्ण। तो जो इसमें सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि संस्कृत साहित्य के अंतर्गत संस्कृत अनुवाद के अंतर्गत ये जो है सही दिया गया है, मार्तु नीलेते कृष्ण। तो चलिए आज हमने कुल 75 प्रश्न देख लिए, और भी जो इसके आगे का प्रश्न होगा हम उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मॉक टेस्ट में। तो अभी के लिए जय हिंद।